Hello class 9th students, welcome back to my educational center. Dear students, today we are reading your Beehive lesson 2, The Sound of Music chapter. As usual, हमेशा की तरह मैं आपके लिए आज भी एक लेसन की हिंदी समरी लेके आई हूँ. आई होप आप सबने पिछले चैप्टर्स की समरी पढ़ी हो और आपको अच्छे से समझ में आई हो. तो आज भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक चैप्टर की हिंदी समरी और उसका नाम मैंने आपको बताया द साउंड ऑफ म्यूज़िक. तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के. डियर स्टूडेंट्स, एज द टाइटल शो, ये चैप्टर एक म्यूज़िक के बारे में है, यानी कि संगीत से जुड़ा हुआ चैप्टर है. संगीत से जुड़ा होने के साथ साथ इसमें दो बहुत ही फेमस एंड बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट लोगों के बारे में ये चैप्टर है. इस चैप्टर में 2 पार्ट्स हैं, एक एवलिन ग्लैनी के बारे में एंड देन सेकंड द बिस्मिल्लाह खां के बारे में. बिस्मिल्लाह खां के बारे में जहाँ तक मुझे पता है आप सबको पता होगा, बिकॉज ही वॉज द इंडियन शहनाई प्लेयर और वो सबसे पहले शहनाई प्लेयर थे जिन्होंने शहनाई का ऑरिजिन किया था भारत में, या फिर शहनाई के बारे में जो लोग जाने थे वो वहीं से जानना शुरू हुआ था और वहीं से शहनाई को एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का दर्जा दिया गया था. तो बिस्मिल्लाह खां के बारे में तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, जाना भी है, बट देयर इज़ अ न्यू टॉपिक एवलिन ग्लैनी जिसके बारे में बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा. तो आज हम इनके बारे में भी जानेंगे. ये दोनों म्यूज़िक से रिलेट करते हैं. एवलिन ग्लैनी जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, एवलिन ग्लैनी एक स्कॉटिश म्यूजिशियन थी, उनके बारे में है ये. और दूसरा जो पार्ट है वो है बिस्मिल्लाह खां के बारे में, जो एक इंडियन लीजेंड थे. भारत में उनको बहुत बड़ा दर्जा दिया जाता है एक शहनाई प्लेयर के रूप में. तो ये दोनों पार्ट हम एक एक करके समझेंगे. दोनों जो पार्ट्स हैं वो म्यूज़िक से रिलेटेड हैं. दोनों की किस किस तरीके के जीवन था, कैसे उन्होंने अपने आप को इस संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ाया, क्या क्या उनके बीच में मतलब क्या उनकी लाइफ से जुड़े कुछ टॉपिक्स थे, ये इस चैप्टर में मतलब डिटेल्स में बता रखा है. थोड़ा थोड़ा उनकी लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ें कि वो किस तरीके के थे, कैसे वो लाइफ में आगे बढ़े, इस तरीके से. मैं आपको पूरा चैप्टर तो डिटेल में नहीं, बट आपको अच्छे से इस चैप्टर की समरी बताना चाहूँगी ताकि आप समझ जाएं कि उनकी लाइफ किस तरीके की थी. तो सबसे पहले हम आते हैं एवलिन ग्लैनी यानी फर्स्ट पार्ट पे. देखिए, दोनों चैप्टर्स में आप इनके स्ट्रगल्स और हार्डवर्क को अच्छे से देखेंगे. दोनों को देखने के बाद आप समझेंगे कि किस तरीके से हार्डवर्क करके ही इंसान आगे जा पाता है, चाहे वो म्यूज़िक में हो, स्टडी सिस्टम में हो या किसी भी जगह में हो. बिना मेहनत के कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता, ये हमने बचपन से सीखा है और वही हम इस चैप्टर में भी ध्यान से समझेंगे. ठीक है, तो 2 पार्ट्स में से मैं आपको बताई थी, हम फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं एवलिन ग्लैनी का. एवलिन ग्लैनी एक म्यूज़िशियन थी. वो यहाँ की नहीं, स्कॉटिश म्यूज़िशियन है, मैंने अभी आपको बताया. वो भी काफ़ी मल्टी टैलेंटेड थी. मल्टी टैलेंटेड होने के साथ साथ उन्होंने कई सारे इंस्ट्रूमेंट 100 से भी ज़्यादा प्ले कर सकती थी वो परफेक्टली. उनके अंदर इतना बढ़िया टैलेंट था कि किसी भी चीज़ को इतने बढ़िया से वो प्ले कर लेती थी कि कोई यकीन ही नहीं कर पाता था. 100 ऑफ इंस्ट्रूमेंट उन्होंने प्ले कर रखे थे बिना किसी प्रॉब्लम के. और आपको सबसे अलग बात बताऊं मैं एवलिन ग्लैनी की, एवलिन ग्लैनी एक डीफ थी, बहरी थी. उसके बाद भी वो इतना बढ़िया इंस्ट्रूमेंट प्ले करती थी किसी भी चीज़ में. उनको म्यूज़िक सुनने की ज़रूरत नहीं होती थी. उनसे ये प्रेरणा मिलती है, उनसे एक मॉरल मिलता है सबको कि गाना जो होता है, म्यूज़िक जो होता है, मीन्स हिंदी में अगर हम प्योर हिंदी में संगीत कहें तो संगीत सिर्फ कानों से सुनने की चीज़ नहीं है, संगीत फील करने की चीज़ है और वो एवलिन ग्लैनी के अंदर थी. 11 साल की उम्र में उन्हें ये महसूस होने लगा कि उन्हें कुछ सुनाई नहीं दे रहा है या फिर बहुत कम सुनाई दे रहा है. लेकिन जो संगीत का शौक़ था वो उन्हें बचपन से था, इस वजह से उन्हें संगीत को छोड़ा नहीं और उसकी प्रैक्टिस करती रही, अपना कैरियर आगे म्यूज़िक में ही बनाती रही. और इसके कारण उनके एक टीचर थे रॉन फॉर्बस नाम के, उन्होंने भी उनको काफ़ी सपोर्ट किया, उनके टैलेंट को रिकॉग्नाइज़ किया और उसके बाद फिर उनको आगे बढ़ाया. इसी से ही उनका जो पोटेंशियल था वो बहुत आगे बढ़ा और उन्होंने धीरे धीरे अपने आप को एक कामयाबी के स्तर पे लेके गई और उनको कई तरीके से नवाजा गया, यानी कई तरीके अवार्ड से नवाजा गया, बिकॉज़ वो पहली ऐसी लेडी थी जो इतना भरपूर टैलेंट अपने अंदर रखती थी म्यूज़िक के सिस्टम में. और वो भी जो हमने उनका एक पॉइंट पढ़ा, उनके अंदर एक कमी थी, वो बहरी थी, उसके बाद भी म्यूज़िक की सिस्टम में उनका इतना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था.
यहाँ पे उनके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें दी गई थी पूरे चैप्टर में, लेकिन मैंने आपको एक शॉर्ट वे में बताया कि क्या-क्या उनकी लाइफ थी और कैसे उन्होंने फिर आगे स्ट्रगल किया। और इसी स्ट्रगल से वो धीरे-धीरे म्यूज़िक इंडस्ट्री में उनका काफ़ी नाम हुआ। उन्होंने एक इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल करके दिखाया कि कोई भी इंसान अगर अपने अंदर टैलेंट रखता है तो वो उसको मेहनत करके बाहर दिखा ही सकता है। इसी कारण से वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई और उन्होंने सबके लिए एक पॉइंट बताया, यानी सबको एक मॉरल दिया कि हम अपने अंदर की इंस्पिरेशन को जब बाहर निकालते हैं तो ज़रूर हम लाइफ में सक्सेस होते हैं। ये था पार्ट फर्स्ट एवलिन ग्लैनी के बारे में, जिसकी समरी मैंने आपको समझाई। अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में, जो है बिस्मिल्ला खां के बारे में। बिस्मिल्ला खां, जैसे मैंने आपको बताया, इंडियन शहनाई प्लेयर हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। शहनाई जो है ये पहले भारत में किसी भी स्तर पे नहीं थी। बिस्मिल्ला खां के द्वारा ही इसका ओरिजिन हुआ था भारत में। वहाँ से ही शहनाई को एक पहचान मिली थी कि शहनाई भी किसी प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है। उससे पहले लोग इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। बिस्मिल्ला खां ने धीरे धीरे ही इसका मतलब शहनाई को आगे बढ़ाया। उनकी जो फैमिली थी वो भी इस एक तरीके का म्यूज़िक सिस्टम से थोड़ा बहुत जुड़ी हुई थी। लेकिन बिस्मिल्ला खां बहुत बड़े घराने के नहीं थे, बहुत बड़े घर के मतलब उनका बहुत बड़ा ऐसा कुछ नहीं था जैसे होता है कि बहुत बड़े मकान या फिर बहुत बड़ा महल हो, ऐसा कुछ नहीं था उनके पास। वो बहुत नॉर्मल जगह से आए हुए थे। उन्होंने अपनी जो लाइफ का स्ट्रगल है वो स्टार्ट किया जैसे मंदिर में, मस्जिद में, वहाँ पे गा के। उनको देखने के बाद जैसे होता है ना कि सडन कोई भी रिकॉग्नाइज करता है कि इस पर्सन में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, तो धीरे धीरे उनको लोगों ने पहचाना, उनकी आवाज़ को सुना और फिर उनको एक नया प्लेटफॉर्म मिला। धीरे धीरे वो इस तरीके से आगे बढ़े, लोगों ने उनकी आवाज़ सुनी और उनका मतलब म्यूज़िक टैलेंट देखा। उसके बाद शहनाई को एक रिकॉग्नाइज तरीके से आगे एक स्तर दिया गया एक इंस्ट्रूमेंट का। उससे पहले भी उन्होंने जैसे गंगा नदी के तट पर गाना, जैसे मैंने आपको बताया मस्जिदों में, मंदिरों में गाना, ये सब उनका लगातार चलता रहा और इसी तरीके से वो धीरे 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 आगे बढ़ते चले गए। और उसके बाद वो इतने ज़्यादा पॉपुलर हुए अपनी शहनाई वादन से कि उनको भारत रत्न का अवार्ड मिला। ये कोई भी नॉर्मल नहीं होता है, ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कहा जाता है इंडिया में। इस रत्न से, भारत रत्न से उन्हें नवाजा गया था। उसके बाद उन्होंने और भी काफ़ी सारे रत्न जीते या फिर और भी सारे अवार्ड जीते जो कि इंडिया में काफ़ी मायने रखते हैं। जैसे पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण, ये कोई नॉर्मल नहीं है, ये बहुत ही उच्च दर्जे के यानी हायर क्वालिटी का जो पर्सन होता है उन्हें दिए जाते हैं। उसके बाद फिर जो उनकी शहनाई थी, उनको 1947 जो आज़ादी का समय था, उस समय पहली बार कोई ऐसा पर्सन था जिसको कि इनवाइट किया गया कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करने के लिए। तो 1947 में वो पहले ऐसे पर्सन थे जिनको कि शहनाई प्ले करने के लिए रेड फोर्ट पर बुलाया गया था, जब इंडिया को, भारत को आज़ादी प्राप्त हुई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि इंडिया में इंटरनेशनल स्टेज पे ले जाने वाले इंडिया को वही पहले इंसान थे। उसके बाद उनके नाम का एक ऑडिटोरियम भी है जो कि तेहरान में है, उन्हीं के नाम से जाना जाता है। तेहरान में एक ऑडिटोरियम बिस्मिल्ला खां के नाम से। इसके बाद भी कई सारी चीज़ें थी बिस्मिल्ला खां के बारे में। बिस्मिल्ला खां इतने ज़्यादा फेमस हो गए थे, उसके बाद भी उनका जो बॉर्न प्लेस था वाराणसी, उनको उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, वहीं से उनकी काफ़ी यादें जुड़ी हुई थी। और ऐसे ही वो धीरे धीरे म्यूज़िक इंडस्ट्री में उन्होंने काफ़ी नाम हासिल किया और 2006 में अंत में उनकी मृत्यु हो गई। ये इस चैप्टर की लास्ट उनकी एंडिंग है। अब इस दोनों जो पोर्शन है उनका कंक्लूज़न क्या है? कंक्लूज़न एक तरीके से ये है कि अगर हम दोनों स्टैंजा को या फिर दोनों पार्ट्स को अच्छे से पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि म्यूज़िक कैसे लोगों को आपस में बांध के रखता है। आपने पहला भी पढ़ा एवलिन ग्लैनी के बारे में कि वो किस तरीके से उन्होंने अपना मल्टी टैलेंट बाहर निकाला, एक बहरी होने के बाद भी, यानी डीफ पर्सनैलिटी होने के बाद भी। और दूसरा बिस्मिल्ला खां जो इतने ज़्यादा गरीब स्तर की थी कि उनको एक गाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं था उनके पास। गंगा नदी के तट पे, मंदिरों में, मस्जिदों में गाने के बजाने के बाद उनको एक दूसरा स्टेज मिला। यानी कि जब हमारे अंदर एक म्यूज़िक का सिस्टम, म्यूज़िक नहीं कोई भी एक टैलेंट होता है, तो कोई भी इंसान हमें नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से, अगर हमारी मेहनत अच्छे तरीके से बाहर निकले तो। और ये चैप्टर म्यूज़िक के बारे में है, तो इससे हमारा ये कंक्लूज़न या फिर एक तरीके से मॉरल कह सकते हैं निकलता है कि संगीत हमेशा इंसान को आपस में बांध के रखता है। संगीत में ऐसी एक पावर होती है जो कि लोगों को आपस में बांध सकती है। ये किसी भी इंसान के लिए लिमिटेड नहीं होती, यानी कोई लिमिट नहीं होती है इसकी। इट इज़ नॉट लिमिटेड टू एनीवन।
एज इट इज़ अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, क्योंकि ये पूरे ब्रह्मांड की लैंग्वेज होती है। संगीत किसी को भी बांध के रख सकता है, चाहे वो आप इंडियन हो, चाहे आप फॉरेन कंट्री के हो, किसी भी भाषा के हो। लेकिन आप देखेंगे, कभी भी गौर करेंगे कि संगीत एक ऐसी कला है जो हर इंसान को एक दूसरे से बांध के रखती है। आई होप आपको ये चैप्टर इजीली समझ में आया हो और आपने इससे कुछ बढ़िया ही सीखा हो। और इसके बाद आपकी जो फर्दर क्लासेस की एक्सरसाइज होती हैं वो आप प्लीज़ कंप्लीट करें। और प्लीज़ ये वीडियो या फिर ऑडियो आपको पसंद आए तो आप आगे और भी चैप्टर्स की समरी ज़रूर देखें। थैंक यू।